बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यीशु बाप, माथु बेटा, दोनों दिसंबर की एक यख बस्ता रात एक कुटिया के बाहर बिल्कुल दरवाजे के ऐन सामने आलू खा रहे हैं। ये आलू भुने हुए हैं। थोड़ी देर पहले दोनों बाप बेटा ने ये आलू भुने हैं और अक्सर वो आलू ही भून कर खाया करते हैं। ये आलू वो किसी वडेरे या जमींदार के खेत से चुरा कर लाए हैं, क्योंकि वो अक्सर चोरी का माल ही खाया करते हैं। दोनों आलू खाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बाप का ख्याल है घीसू ज्यादा आलू खा जाएगा और घीसू का ख्याल है माथु ज्यादा आलू खा जाएगा। घीसू और माथु के इस मुकाबले में एक और किरदार भी शरीक है जो आलू खाने में मगन नहीं है। इस कुटिया के दरवाजे के पीछे कमरे के अंदर बदिया जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रही है। दर्द ज़े उसे तड़पाया जाता है, पिछाड़े खा रही है और निहायत तकलीफ से तड़प रही है। ये बदिया बुनियादी तौर पर माधु की शरीक हयात है। थोड़ी देर बाद कीसू अपने बेटे से कहता है कि जाओ जाके पता करो बदिया किस हाल में है, और माधु बाप को कहता है कि वो जाए और वो जाके पता कराए। और कीसू कहता है कि मैं जाऊंगा तो वो हया से हाथ पांव भी न मार सकेगी, तड़प भी न सकेगी। बुनियादी तौर पर दोनों ही नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? कि बाप या बेटा ज्यादा आलू न खा जाए। आलू जल्दी खाने में इस हद तक कशमकश और मुकाबला जनी है कि गर्म आलू हलक में उतारे जा रहे हैं। कीसू और माथु दोनों निहायत हरामखोर और कामचोर मक्कार किरदार हैं। कीसू जब घर में फाके पड़ जाते हैं तब कई जंगल में निकलता है, लकड़ियां तोड़ के लाता है, माधु शहर में बेच जाता है और फिर जिंदगी की गाड़ी 2-3 दिन मजीद चल जाती है। जबकि इन्हीं फाकों से तंग जब आ जाते हैं तो माधु 1 घंटा काम करता है और 1 घंटा चिलम पीता है। 1 साल पहले माधु की शादी होती है और माधु की जिंदगी में बिटिया आई थी। उसके आने के बाद इनकी काम चोरी बढ़ गई थी। बदिया आटा पीसती है और आटा पीस कर वो 1 किलो 1 सेर आटा बना लेती है, जिससे रोटी बनाती है। कभी घास काटती है, कभी गन्ने के कमाद से जाके गन्ना छीलती है और लेकर आती है। यूं वो बदिया जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में सुकून आ गया था, उस बदिया के तड़पना भी इन्हें तकलीफ नहीं दे रहा। बेहिसी की ऐसी इंतहा है। ये रात देर तक आलू खाते रहे और उसके बाद आलू खाते खाते ये दोनों सो गए। वो धोतियां जो इन्होंने बांधी हुई थी उन्हीं को अपने ऊपर ओढ़ लिया और दरवाजे के आगे निहायत बेहिसी का मुजाहिरा करते हुए ये सो गए। जब सुबह उनकी आंख खुली, माथु अपनी कुटिया के अंदर जाता है और जाके देखता है दर्द ज़हर से तड़पते तड़पते पिछाड़े खाते खाते बदिया अपने जाने आफरीन के हवाले कर चुकी है। बच्चे की भी डेथ हो गई है। उसके बाद माधु और कीसू अपना सीना पीटते हुए निकलते हैं और जमींदार के पास जाते हैं। लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बताते हैं। कीसू जाके जमींदार को बताता है कि माधु की घरवाली गुजर गई, उसके कफन और लकड़ियों का खर्च नहीं है, घर में कुछ भी तो नहीं है। जमींदार इनको देखता है, इन पर रहम नहीं खाता, लेकिन वो 2 रुपए दे देता है। और ये वही जमींदार है जिसके आलू इन्होंने कई बार चोरी किए हैं। ये वही जमींदार है जो इन पर कभी भी यकीन नहीं करता और कई दफे इनको मार चुका है। लोग उस वक्त इन दोनों को काम पर बुलाते हैं जब बहुत मजबूरी बन जाती है, जब उन्हें पता होता है कि बेशक 2 बंदों का काम है, लेकिन ये चाहे उस काम को
بہت تھوڑا کریں گے، اس کے باوجود تنگ آ کر لوگ ان کو بلاتے ہیں. یہ چماروں کے خاندان سے ہیں، چمار ہیں، اور یہ گاؤں ہے. گاؤں میں 85 کام ہے، 20 کام ہے، 50 کام ہے. کوئی چاہے تو جا کے کام کر سکتا ہے. بہرحال جب زمیندار وڈیرا 2 روپے دے دیتا ہے تو اس کے بعد یہ واپس آتے ہیں، اور باقی کوئی 54 کوئی 51 کوئی 52 دیتا ہے، یہاں تک کہ 5 روپے بچ جاتے ہیں. کیسو اور مادھو کفن کا سامان لینے کے لیے شہر کی اور چل پڑتے ہیں. شہر میں پہنچتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک مے خانے کے آگے، ایک شراب خانے کے آگے پہنچتے ہیں. شراب خانے کو دیکھتے ہیں، دونوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے، اور کیسو اور مادھو شراب خانے میں چلے جاتے ہیں. ڈھیر ساری پوریاں منگواتے ہیں، اس کے بعد شراب منگواتے ہیں، اور کباب منگواتے ہیں، مچھلی منگواتے ہیں، اور جی بھر کر کھاتے ہیں. شراب سے بدمست ہو جاتے ہیں، گانا گانے لگتے ہیں. تقریباً اس سارے مقام عمل میں 1.5 روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. باقی لوگ ان کو حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب پوریاں بچ جاتی ہیں تو کیسو ایک فقیر کو وہ سارا تھال اٹھا کر دے دیتا ہے. مادھو پوچھتا ہے کہ کیا بنے گا اس کا جس کی لاش کفن کے لیے تڑپ رہی ہے. تو کیسو کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کفن بھی ملے گا، اور اگر ہم دوبارہ پیسے لے کر آ جائیں پھر بھی اسے کفن مل جائے گا. گویا کہ وہ معاشرے کو زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے. یہ لوگ یوں وہاں گاتے گاتے چلے جاتے ہیں، اور اسی پر جو افسانہ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے. کفن افسانہ اس معاشرے پر بڑا گہرا طنز ہے. چماروں کا خاندان جو انتہائی غربت میں ڈوبا ہوا خاندان تھا، اور دیہاتی زندگی کے اس کے اندر عکاسی کی گئی ہے. یہ افسانہ پریم چند کا مشہور افسانہ ہے، جس میں ہمیں کئی باتیں نظر آتی ہیں، خاص طور پر چمار یا عام طبقہ، وڈیرا اور جاگیردار، ان کے درمیان کتنا بڑا تفاوت پایا جاتا ہے. اگلی قسط میں ایک اور افسانے کے ساتھ، ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوگا. کفن معاشرے کا بھی کفن ہے.